Hello everyone, a very warm welcome to Battlefield Brains Insights into Defense। आज आप जैसा कि स्क्रीन पर देख सकते हैं फ्री कोर्स फॉर 2025 NTA UGC नेट पेपर 1 जो है यहाँ पर इंट्रोड्यूस हो रहा है। यस, यानी कि आप ना देखिए, इससे पहले क्या करते थे हम सिर्फ और सिर्फ डिफेंस स्टडीज़ की बात करते थे। वहाँ पर डिफेंस स्टडीज़ के टॉपिक्स थे, PYQs भी हमने कुछ सॉल्व किए थे। लेकिन अब जो है हम लॉन्च कर रहे हैं आपके लिए फ्री कोर्स फॉर पेपर 1 NTA UGC नेट। दिस सीरीज इज गोइंग टू बी वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर द पीपल जो कि स्मार्ट वर्क में बिलीव करते हैं बजाय हार्ड वर्क के। ठीक है, हालांकि उन बच्चों को भी फ़ायदा ये सबको देने वाला है जो भी इस सीरीज़ को फॉलो करेगा, लेकिन जो स्मार्ट वर्क करते हैं उनके लिए तो इट इज़ गोइंग टू बी दी मोस्ट बेनिफिशियल। ठीक है, कैसे? देखिए, इस सीरीज़ के बारे में अगर हम थोड़ा सा बात करें तो ये सीरीज़ जो है वो आपको सबसे पहले तो स्मार्ट वर्क पे जो है काम करती है। ठीक है, दिस सीरीज़ इज़ गोइंग टू वर्क ऑन दी स्मार्ट वर्क। ठीक है, स्मार्ट वर्क पे जो है हम काम करेंगे यहाँ पर। ठीक है, दूसरी चीज़ 2025 एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चंस जो हैं जो आ सकते हैं वो हम कैसे निकालेंगे? वो हम ऐसे निकालेंगे कि हम 2024 के जो पेपर्स हैं उनको एनालाइज करेंगे और उसके साथ साथ जो नए टॉपिक्स इंट्रोड्यूस हुए हैं खासकर उनको कवर करेंगे, जिससे कि जो है आप जो है 80% सिलेबस जो है वो यहीं से कवर कर सकते हैं विदाउट डूइंग सो मच ऑफ हार्ड वर्क एंड कंप्लीटिंग लाइक सो मैनी वीडियोस। ठीक है, हम कोशिश करेंगे यहाँ पर जल्दी से जल्दी आपका जो है सिलेबस खत्म हो और आप जो है क्वेश्चन पेपर्स भी साथ साथ लगा पाएँ। तीसरी चीज़, यहाँ पर आपको जो है अगर हमारे पास, जैसा कि मैंने कहा कि क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाए, तो अगर हमारे पास समय रहता है तो मैं एग्ज़ाम की क्वेश्चन प्रैक्टिस तो आपको ज़रूर कराऊंगी। ठीक है, इससे क्या होगा, आपको एटलीस्ट पता लग जाएगा कि किस तरह से किस टॉपिक से कैसे क्वेश्चन आते हैं, है ना। इसके लिए आप एक और चीज़ कर सकते हैं, आप डू ज्वाइन अस ऑन इंस्टाग्राम। ठीक है, टेलीग्राम, सबसे पहले आप टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लीजिएगा, इंस्टाग्राम पे ज्वाइन कर लीजिएगा, यूट्यूब पे तो आप हैं ही पहले से। ठीक है, तो आप लोगों को ये क्यों ज्वाइन करना है इसके लिए भी बता दूं कि यहाँ पर जो है वो आपको, अगर यहाँ पर क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं हो पाती, यानी कि ऑन यूट्यूब इफ अगर नहीं हो पाती, तो टेलीग्राम पे तो जो है वो आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस मिल ही जाएगी प्लस नोट्स। ठीक है, आपके लिंक्स जो इंपॉर्टेंट है, बाकी इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स इफ़ आई फाइंड कि यार कुछ चीज़ें आपको सिर्फ पीडीएफ फॉर्म में पढ़ लेनी चाहिए, तो वो मैं आपको वहाँ पे भी पोस्ट कर दूंगी, सो दैट यू विल गेट टू नो कि यार सारा सिलेबस क्या है। ठीक है, या फिर आपका जो है इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं या फिर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो छूटने नहीं चाहिए। ठीक है, तो आप जो है डोंट मिस आउट द इंपॉर्टेंट थिंग्स। ठीक है, इसीलिए आपको ज्वाइन जो है आप टेलीग्राम भी हमारा ज्वाइन कर सकते हैं और इंस्टाग्राम भी आप जो है ज्वाइन कर सकते हैं। इसका लिंक जो है वो कम्युनिटी पोस्ट में मिल जाएगा आपको। इसके साथ साथ आप सीधा जाइए टेलीग्राम पर, वहाँ पे भी बैटलफील्ड ब्रेन्स के नाम से सर्च कीजिएगा, यही आ जाएगा। ठीक है, इंस्टाग्राम पे भी सेम इसी हैंडल से है। ठीक है, तो आप ये भी ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि आपको जो है कोई दिक्कत ना रहे विद नोट्स। ठीक है, PYQs, और आपकी जो प्रिपरेशन है वो अच्छी तरीके से हो सके। लास्ट पॉइंट है कि आपको जो है नोट्स, ठीक है, अब नोट्स कैसे मिलेंगे या फिर मैं पढ़ाऊँगी किस लैंग्वेज में, तो डोंट वरी, चाहे वो इंग्लिश का बच्चा हो चाहे हिंदी का बच्चा हो। जैसा कि आप जानते हैं हमारे चैनल पर दिस इज़ द स्पेशलिटी दैट इवन इन दी DSST यानी कि डिफेंस स्टडीज़ में भी हम यही करते हैं कि चाहे वो इंग्लिश का बच्चा है चाहे वो हिंदी का बच्चा है, सबके लिए जो है वो नोट्स यहाँ पे प्रोवाइड हो जाते हैं। तो आपको इस नोट्स के लिए तो कोई दिक्कत होने की करने की ज़रूरत नहीं है, वो आपको सब कुछ यहाँ प्रोवाइड हो जाएगा। तो दिस वॉज द इंट्रोडक्शन एंड आई होप यू फाइंड इट इम्पॉर्टेंट फॉर यू एंड इस सीरीज़ को फॉलो कीजिएगा। बट मैं आपसे एक रिक्वेस्ट यहाँ पे ज़रूर करना चाहूँगी साथ साथ कि अगर आप इस सीरीज़ को लाइक आपको कहीं से भी हेल्प करे ये सीरीज़, तो आप जो है अपना कमेंट सेक्शन में जाके अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करें, लाइक करें इस चैनल को, सब्सक्राइब करें इस चैनल को, सो दैट आप जो है इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस जो हैं वो मिस आउट ना करें, है ना। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन। अब जो है अब हम बात करते हैं हमारे पहले टॉपिक की। ठीक है, जो कि इस कोर्स के साथ साथ लॉन्च हो रहा है, जो कि है टीचिंग एप्टीट्यूड यूनिट 1, दैट इज़ ब्लूम्स टेक्सोनॉमी। ठीक है, तो ब्लूम्स टेक्सोनॉमी जो है दिस इज़ दी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। आई वोंट से दैट दिस इज़ दी ओनली, बिकॉज यू नो ये ना मैंने ये चीज़ देखी है कि आप जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठाएं तो उनमें से देखिएगा ब्लूम टेक्सोनॉमी किसी ना किसी जो है शिफ्ट में ज़रूर आई हुई है। ठीक है, तो ये वो टॉपिक बन जाता है जिसको हमें छोड़ना नहीं बनता, लाइक हमें करना ही करना है। ठीक है, तो वही टॉपिक्स हम उठाएंगे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ब्लूम्स टेक्सोनॉमी की अगर हम बात करते हैं तो आपको याद रखना है सबसे पहले किसने लॉन्च की थी, तो उनका नाम याद रखिएगा। ही वॉज दी एजुकेशनल साइंटिस्ट, सबसे पहले याद रखना आपको, ही वॉज दी एजुकेशनल साइंटिस्ट डॉक्टर बेंजामिन ब्लूम। ठीक है, इन्होंने जो है इसको डेवलप किया था। अब कोई भी चीज़ डेवलप होती है आपको समझना चाहिए कि वो क्यों डेवलप होगी, क्या ऐसा चीज़ है जो कि क्यों डेवलप होती है, एक कॉमन सेंस लगाइए।
तो अगर आप कॉमन सेंस लगा सकते हैं तो यहाँ पर आप सिंपल सी चीज़ जानेंगे कि कोई भी नई चीज़ अगर इंट्रोड्यूस होती है तो वो पुरानी चीज़ को कहीं ना कहीं बेहतर करने के लिए इंट्रोड्यूस होती है। तो इन्होंने भी कुछ इसी चीज़ पर काम किया और एजुकेशन के सेक्टर में, ठीक है, ये चाहते थे कि कोई भी चीज़ जो है बच्चे को रटनी ना पड़े, बट उसको समझ आनी चाहिए। तो इनका सोल पर्पस क्या था, इनका इनका कह सकते हैं इनका अकेला पर्पस यही था कि भाई जो एजुकेशन है आप उसको रटने के फॉर्म में ना बनाएं, इस तरह से ना बनाएं कि बच्चे जो है उसको प्रेशर समझ के रटे बैठ के। बजाय इसके आप ये कर सकते हैं कि बच्चे को समझ आना चाहिए, ताकि वो आगे जो उसके एप्लीकेशंस हैं वो भी अप्लाई कर सके, है ना। इसलिए इन्होंने जो है इसको लाया, दैट वाज ब्लूम्स टैक्सोनॉमी। इसके साथ साथ आपको याद रखना है कि दिस वाज इंट्रोड्यूस इन 1956, लेकिन इसके बाद एक और चीज़ आपको बताऊंगी जो कि 2001 में हुई थी इसके साथ साथ, ठीक है। तो मैंने आपको सिंपल सा बता दिया कि ये चाहते थे कि अपनी जो बच्चा है वो अपने हाई थिंकिंग स्टाइल है उसको डेवलप कर सके, ठीक है। यानी कि आप अपना जो क्या बोलते हैं अपना विचार शैली है उसको जो है उसको और थोड़ा ब्रॉडन कर सके, उसको थोड़ा और वाइड कर सके और उस हिसाब से सोच पाए, है ना। तो ये दिस वाज ऑल ब्लूम्स टैक्सोनॉमी, ठीक है। अगर हम बात करें ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के और पॉइंट्स के बारे में तो ये आपको याद रखना है कि जो ब्लूम्स थे, बेंजामिन ब्लूम थे, इनके दो स्टूडेंट्स थे, एंडरसन एंड रेथॉल, ठीक है। तो एंडरसन एंड रेथॉल जो हैं वो इनके स्टूडेंट्स रहे हैं। इन्होंने क्या किया 2001 में इसको जो टेक्सोनॉमी थी इसको जो है वो रिवाइज कर दिया, ठीक है। रिवाइज इन द सेंस कि इसको कह सकते हैं वापस से एडिट किया और एक होता ना कुछ चीज़ें नई ऐड करी इस टेक्सोनॉमी में। जो उनकी ब्लूम साहब की थिंकिंग थी उसमें कुछ चीज़ें अपने हिसाब से थोड़ा आगे पीछे करी और इसको नए वापस से रीइंट्रोड्यूस किया 2001 में। इसके साथ साथ आपको याद रखना है इफेक्टिव स्किल्स, ठीक है, जो थी वो 1961 में ही ऐड हो गई थी, लेकिन उसको ऐड किया था डेविड रेथॉल ने। ये बेंजामिन ब्लूम ने नहीं ऐड किया था, डेविड रेथॉल ने इसको ऐड किया था। ये चीज़ ऑल्सो जो है आपको याद रखनी है, ठीक है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें यहाँ पर तो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी जो है वो उन्होंने इसको 3 भागों में डिवाइड किया। सबसे पहले जो ब्लूम्स साहब हैं जिन्होंने 1956 में इसको इंट्रोड्यूस किया था, तो उन्होंने क्या किया, इसको 3 भागों में डिवाइड किया। अभी हम 2001 की बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम सिर्फ और सिर्फ ब्लूम साहब की बात कर रहे हैं जिन्होंने 1956 में काम किया था। तो इन्होंने इसको 3 भागों में डिवाइड किया, जो कि था सबसे पहला है कॉग्निटिव डोमेन, दूसरा है आपका अफेक्टिव डोमेन एंड तीसरा है आपका साइकोमोटर डोमेन। मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देके यहाँ पे समझाना चाहूँगी। दिस इज अ ह्यूमन, ठीक है, डोंट गो विद माई ड्राइंग, ठीक है, इसको आप बस समझने के लिए आई एम रेफरिंग दिस, ठीक है। दिस इज द माइंड ऑफ अ पर्सन, ठीक है। ये आप ये पूरा इसका फिजिकल फॉर्म हो गया, है ना। ये आपका माइंड हो गया, ठीक है, ये आपका पूरा फिजिकल फॉर्म हो गया। और इसके साथ साथ बस ये 2 चीज़ें हैं जो अभी हमको इस चित्र में जो है वो दिख सकती हैं, ठीक है। तो अगर हम पहली बात करें तो यहाँ पर बात करता है वो कॉग्निटिव डोमेन की, यानी कि संज्ञात्मक डोमेन। संज्ञात्मक डोमेन जो है वो किस चीज़ पे काम करता है, वो आपका काम करता है आपके दिमाग पर, ठीक है। इन्होंने इसको 3 भागों में डिवाइड किया कि एक इंसान है, एक ह्यूमन है, उसको हम 3 भागों में डिवाइड करें तो उसका इस तरह से होता है कि वो मन से काम करता है, अपने अपने फीलिंग्स से काम करता है, भावनाओं से कह सकते हैं, और अपने फिजिकल फॉर्म में काम करता है, यानी कि उसके हाथ पैर जो काम करते हैं, ठीक है। तो इन्होंने भी सेम इसी तरीके से कुछ डिवीजन किया कि कॉग्निटिव डोमेन में इंसान का जो है वो कह सकते हैं ब्रेन रख दिया, दिमाग रख दिया कि भाई वो दिमाग से किस तरह से काम करता है। इफेक्टिव डोमेन में उन्होंने फीलिंग्स को रखा, ठीक है, कि फीलिंग्स में क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं। और साइकोमोटर डोमेन में इन्होंने रखा कि कैसे एक इंसान जो है वो फिजिकली काम करता है, उसको इन्होंने इंट्रोड्यूस किया। तो आपको याद रखना है, आपको यहाँ पे याद रखने वाली चीज़ क्या है कि बेंजामिन ब्लूम जो है उन्होंने 3 भागों में डिवाइड किया इस चीज़ को। दैट इज फर्स्ट इज आपका कॉग्निटिव डोमेन, सेकेंड वन इज आपका अफेक्टिव डोमेन एंड द लास्ट वन इज साइकोमोटर डोमेन। ये आपको दिमाग को रिप्रेजेंट करता है आपके, ये फीलिंग्स को रिप्रेजेंट करता है आपके, और ये साइकोमोटर डोमेन आपके फिजिकल फॉर्म जो आपकी बॉडी है उसको रिप्रेजेंट करता है ना। दिस इज हाउ ही डिवाइडेड। अब हम बात करते हैं कि ये 1956 और 2001 का चक्कर क्या है, मतलब इन्होंने ये 2 जगह क्या चल रहा है ना। तो अगर हम इसकी बात करें तो देखिए यहाँ पर ये आप देख रहे हैं, दिस इज़ योर ओल्ड वर्जन एंड दिस वाज द न्यू वर्जन, ठीक है। ये 2 चीज़ें हुई हैं। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये तो इन्होंने आपका, ये तो ब्लूम का है, ठीक है, ये तो सारा जो किया धरा है ये वाला इस साइड वाला, है ना, ये तो ब्लूम साहब का है। उसके साथ साथ अगर हम बात करें ये वाला साइड आप जो देख रहे हैं यहाँ पर देख रहे हैं, दिस इज जो है ये इनके स्टूडेंट्स का किया धरा है ना।
तो अगर हम इस वाले साइड की बात करें तो इस वाले साइड में आप देख रहे हैं नॉलेज, कॉम्प्रीहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस एंड इवैल्यूएशन, ठीक है। तो ये आपका जो काम है 1956 का काम है ना। और अगर आप यहाँ देखें तो दिस इज रिमेंबरिंग, अंडरस्टैंडिंग, अप्लाइंग, एनालिसिस, ठीक है, एनालाइजिंग एंड इवैल्यूएटिंग, क्रिएटिंग, ठीक है। दिस इज आपका, ये आपका 2001 का काम है ना। आपको अब डिफरेंस थोड़ा समझ आया। तो अब हम 1956 की बात करते हैं, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी, यानी कि जो 1956 में हमने पढ़ा था उसके बारे में बात करेंगे। अच्छा, एक चीज़ जो इसमें डिफरेंस आया था 2001 में और 1956 में, देखिए अगर आप ध्यान देना तो यहाँ पर सारी चीज़ें सेम है, ठीक है, सब कुछ सेम है यहाँ पर। चाहे भले ही आप बोलेंगे कि नहीं नहीं यहाँ नॉलेज नहीं है, यहाँ तो रिमेंबरिंग है, बट बात तो वही पड़ी ना, आपने याद ही किया ना, तभी तो आपको नॉलेज गेन हुआ, ठीक है। यहाँ पे कॉम्प्रीहेंशन नहीं, अंडरस्टैंडिंग है, तो यहाँ पर जो है शब्द का हेरा फेर हुआ है, वरना इन दोनों का मतलब लगभग सेम है ना। लेकिन ऊपर जो है यहाँ डिफरेंस आया है इवैल्यूएशन सिंथेसिस में, जो कि सिंथेसिस है ऊपर चला गया और इवैल्यूएशन जो है यहाँ पे नीचे आ गया, बस इतना डिफरेंस आया था, ठीक है। हालांकि आपसे नहीं पूछने वाला कि क्या डिफरेंस आया था क्या नहीं आया था, आपसे सिंपल ये पूछ सकता है कि 2001 था तो उसके बारे में अगर थोड़ा सा इसको मतलब लाइक सीरीज में बताइए कि कैसे, ठीक है। तो इसका मैं ट्रिक आपको ज़रूर बताना चाहूँगी यहाँ पर, ठीक है, स्टेप वाइज। सबसे पहले हम चलते हैं 1956 के जो है, अभी हम ना कॉग्निटिव डोमेन पढ़ रहे हैं, दिस इज कॉग्निटिव डोमेन। आपको याद रखना ये चीज़ कि अभी हम जो पढ़ रहे हैं ना वो हम पढ़ रहे हैं कॉग्निटिव डोमेन, है ना। तो कॉग्निटिव डोमेन की बात करें, दिस इज ऑफ 1956, ठीक है। तो ये तो जो है वो 1956 की बात हो रही है, दिस इज 1956 वाली बात। एंड यहाँ पर अगर हम देखें तो ये जो है वो आपका 1956 का है, ठीक है। तो इसमें जो है यहाँ पर, यहाँ से स्टार्ट होता है और यहाँ तक जाता है। ये सबसे पहले आता है आपका नॉलेज, है ना। आपको सबसे पहले तो ये याद रखना है कि ये जो नॉलेज है दिस इज द लोएस्ट फॉर्म ऑफ स्किल, ठीक है। उसके बाद लोअर ऑर्डर थिंकिंग स्किल, नॉलेज सबसे पहले आपको जो चीज़ पता होनी चाहिए, बेसिक सी चीज़ वो होती है नॉलेज, एंड द लास्ट वन इज इवैल्यूएशन, ठीक है। उस चीज़ का इवैल्यूएट करना आना चाहिए, है ना। इसमें मैं एक ट्रिक आपको बताना चाहूँगी जो कि आपको याद रखनी है। मैं इसको इस तरह से याद रखती हूँ, अगर आप भी इस तरह से याद करना चाहें, मैं इनको पढ़ने के बाद इनके जो फर्स्ट लेटर्स हैं उनको साइड कर लेती हूँ, केसी आसी, इस तरह से इसको मैंने याद रखा था, ठीक है। केसी आसी इस तरह से याद रखा था। के से नॉलेज हो गया, सी से कॉम्प्रीहेंशन हो गया, ए से एप्लीकेशन हो गया, ए से एनालिसिस हो गया, एस से सिंथेसिस हो गया और ई से इवैल्यूएशन हो गया। अभी आप सोचेंगे कि यार यहाँ पे तो 2 ए हैं, ठीक है, हमें मतलब इसको भी थोड़ा सा अगर आप याद करा दें तो हाँ, इसको भी मैं आपको याद करा दूंगी। इसको मैं आगे वाले कुछ जो पार्ट्स पढ़ेंगे हम उनमें याद कराऊंगी, मैं ये चीज़ आपको समझ आ जाएगी कि क्या है ये, ठीक है। तो मैंने इसे इस ट्रिक से याद किया था। सबसे पहले है के सी आ सी, ओके। तो नॉलेज की अगर हम बात करें तो देखिए नॉलेज जो है वो डिफाइन करता है, लिस्ट करता है, मेमोराइज करता है, रिपीट करता है, यानी कि आप जो है इन्फॉर्मेशन जो है उसको याद करेंगे, ठीक है, डिस्कवर करेंगे, यहाँ पर ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है, और उसको लिस्ट करेंगे, लोकेट करेंगे, नेमिंग करेंगे, ये जो कि यहाँ पे पॉइंट्स आपके बताए गए हैं। लेकिन नॉलेज का सिंपल सी अगर हम मैं बात करूँ तो यहाँ पर डिफाइन होना है, ठीक है। यहाँ पर कोई चीज़ है, आप उसको पढ़ेंगे और उसको रिवाइज करेंगे। सिंपल सी बात, आप जब पढ़ने बैठते हैं तो क्या करते हैं, कॉपी खोलते हैं, चीज़ें पढ़ते हैं, उसको याद रखते हैं, है ना, उसको बार बार रिवाइज करेंगे, उसको याद रखते हैं। तो दिस इज नॉलेज, ठीक है, फर्स्ट स्टेप समझ आया। नेक्स्ट स्टेप इज कॉम्प्रीहेंशन। अच्छा, कॉम्प्रीहेंशन का मतलब क्या होता है? कॉम्प्रीहेंशन का मतलब होता है सिंपल कि आपने क्या समझा। अब देखिए पहला स्टेप तो मैंने बताया, जैसे कोई एक बच्चा है उसने क्या किया, कॉपी खोली, और वो बच्चा LKG का मान लीजिए, उसने ABCD पढ़ना है, ठीक है। तो क्या करना है, उसने खोली कॉपी, ABCD पढ़ी, तो दिस कम्स इन योर नॉलेज कि उसने भाई नॉलेज गेन करी। सेकेंड चीज़ है कि कॉम्प्रीहेंड किया उसने, ए फॉर एप्पल समझना, ठीक है, क्या उसने समझा कि ए जो एप्पल है वो ए से आता है, बॉल जो है वो बी से आता है, क्या उसने समझा ये चीज़? तो दिस इज कॉम्प्रीहेंशन, कि कॉम्प्रीहेंड कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा, अंडरस्टैंड कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है ना। तो कॉम्प्रीहेंशन क्या बताता है, डिस्क्राइब करो, उस चीज़ को एक्सप्लेन करके समझाओ कि आपको समझ आया कि नहीं आया, और उस चीज़ को समझो कि हाँ ठीक है, बी मैंने कहीं देखा तो और बॉल देखा, तो मुझे इन दोनों को मैच करना है। अगर मान लीजिए किसी बच्चे को ABCD एक अलग तरफ से लिख के दिया और साइड में उसके इमेजेस लगा के दिए कि A फॉर एप्पल होता है, B फॉर बॉल, तो क्या वो समझ पा रहा है कि A से एप्पल होता है एंड B से बॉल होता है? तो दिस इज कॉम्प्रीहेंशन। तो अगर हम कॉम्प्रीहेंशन की बात करें तो दिस इज ओनली अबाउट अंडरस्टैंडिंग कि समझ आया कि नहीं आया, है ना। तीसरा है, ठीक है, एप्पल समझ लिया हमने, है ना। तो एप्लीकेशन कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा। तो एप्लीकेशन में क्या आता है, आपका सॉल्व करना, किसी चीज़ को यूज़ करना, डेमोन्स्ट्रेट करना, इंटरप्रेट करना, ठीक है। तो कह सकते हैं कि
जैसे मैंने बोला ए फॉर एप्पल तो आप यूज़ नहीं कर पाएंगे, सिंपल सी बात है, लेकिन हाँ जैसे मैं इसको एग्जाम्पल के तौर पे बताऊँ तो यहाँ पर 1 2 3 आपने सीखा, ठीक है, 1 2 3 सीख लिया मान लीजिए, ठीक है, 1 2 3 सीख लिया है ना, आपको मैथ्स आती है, लेकिन आप नॉर्मल गए, ठीक है, अब हम थोड़ा सा बड़े लेवल पे आ जाते हैं, अब हम घर से बाहर गए कुछ काम करने के लिए, है ना, वहाँ पर आप कुछ सामान खरीदने गए, मम्मी ने आपको बोला कि आप ये लिस्ट दिया आपको और बोला सामान लेके आइए, ठीक है, वो आप जाते हैं सामान लेने, वहाँ पर आप देखते हैं कि मतलब कुछ आपने ना लिस्ट में सामान सारा ले लिया और उन्होंने ना आपको पूरे जो है रेट लिख के दे दिए, तो क्या आप उसको, आपने 1 2 3 घर से सीख के गए थे, आप पढ़िया मतलब कैलकुलेशन सीख के गए थे, है ना, मल्टीप्लिकेशन सीखी है आपने, डिवीजन सीखी है, तो क्या आप वहाँ पे ऐड कर पा रहे हैं, उसका अप्लाई कर पा रहे हैं उन चीज़ों को, ठीक है, आप डेली बेसिस पे उस चीज़ का यूज़ कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे, तो दैट इज़ योर एप्लीकेशन, ठीक है। तो हमने सबसे पहले क्या किया, हमने पहले चीज़ याद करी, फिर उसको कॉम्प्रीहेंड करी, यानी कि समझी, अच्छा इसका एप्लीकेशन इस तरह से होगा, और लास्ट में जो है वो हमने 3rd नंबर पर आके अप्लाई कर दिया उसको, ठीक है। नाउ कम टू द 4th पॉइंट, अब इसके बाद हम आते हैं 4th पॉइंट पर। 4th पॉइंट क्या कहता है हमसे, 4th पॉइंट कहता है एनालिसिस, यानी कि कंपेयर करना, कॉन्ट्रास्ट करना, एग्जामिन करना, क्वेश्चन करना। अच्छा, अगर एनालिसिस में क्या आता है, आप सामान लेने गए, वहाँ पे आपने एनालाइज किया कि यार इन्होंने ना, चलिए उन्होंने ही आपको, जो सामने वाले शॉपकीपर थे उन्होंने ही आपको सारे ऐड ऑन करके दे दिया सारी चीज़ें, जब आपको लिस्ट मिली तो क्या आप उसको एनालाइज कर पा रहे हैं कि यार इसने सही ऐड किया है कि नहीं ऐड किया है, क्या उसको आप देख पा रहे हैं कि भाई गलती करी है इन्होंने, हो सकता है एक नंबर इधर उधर किया, तो आपने रीचेक किया कि नहीं किया उसको, ठीक है, तो अप्लाई उन्होंने करके दे दिया, सामने वाले शॉपकीपर ने करके दे दिया, लेकिन क्या आपने उसको एनालाइज कर पाया कि यार इसने सही ऐड किया है कि गलत ऐड किया है, तो दिस इज योर एनालिसिस। कंपेयर कर पाया आपने कि नहीं कर पाया, कि पहले जो है इनका सही है, मतलब आप अपनी थिंकिंग से भी देखेंगे कि एडिशन सही है, या फिर उनका भी चेक करेंगे, जो प्रीवियस शॉपकीपर था उसका भी चेक करेंगे कि उसने ऐड सही किया है कि नहीं किया है, ठीक है। तो दिस कम्स इन योर एनालिसिस। सिंथेसिस की बात करें तो आप जो है इसमें आर्ग्यू करेंगे, ठीक है, इसमें डिफेंड करेंगे, सपोर्ट करेंगे, मतलब आप जो है अपने ओल्ड कॉन्सेप्ट को यूज़ करेंगे और नए आइडियाज़ बनाएंगे, ठीक है, ओल्ड कॉन्सेप्ट को अपने यूज़ करेंगे और नए आइडियाज़ बनेंगे। मान लीजिए उसने गलती कर दी है ना, तो क्या आप उसको बता पा रहे हैं कि भाई आपने गलती करी है और इस चीज़ को आपने यहाँ पे इस तरह से ऐड करना था, है ना, तो आपने जस्ट बिकॉज आपने सीख रखी है चीज़ें, इसीलिए तो आप उस चीज़ को वहाँ पर बता पा रहे हैं ना। तो सिंथेसिस में क्या करते हैं, आप आर्ग्यू करते हैं, डिफेंड करते हैं, सपोर्ट करते हैं, जस्ट बिकॉज यू हैव गॉट योर प्रीवियस थिंकिंग, आपके पास कुछ प्रीवियस विचार हैं जो कि आपके घर से बन के गए थे या फिर आपके स्कूल से बन के गए थे, जो कि आप जब प्रेजेंट करने की बात आई तो वहाँ पर आपने जो है उस चीज़ का अप्लाई किया, और वहाँ पर जो है जो पुरानी चीज़ें थी उनको हटा के नई चीज़ों का जो है निर्माण किया, नई चीज़ें बताई। तो जो वो लिस्ट थी वो तो खराब हो गई, मान लीजिए उसने कुछ गलत एडिशन कर दिया था, अब आप उसको बताएंगे कि भाई ये गलती कर दी है आपने और इस चीज़ को आप इस तरह से सही करें। तो यहाँ पर क्या हमने पढ़ा, यहाँ पर हमने ओल्ड बिलीव्स को हटाया और नए बिलीव्स जो है वहाँ पर लाए, कुछ इस तरह से आपको याद रखना है। लास्ट वन इज योर इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन में अगर सिंपल सी बात करें तो वापस से डिज़ाइन करना, किसी चीज़ को कंस्ट्रक्ट करना, ठीक है, इन्वेस्टिगेट करना, तो दिस इज ऑल अबाउट इवैल्यूएशन, ठीक है। सॉल्व करना, किसी चीज़ को जज करना, रिकमेंड करना, रेटिंग करना, है ना। आप अगर टीचर बनेंगे, ठीक है, आप प्रोफेसर बनेंगे, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, वहाँ पर इवैल्यूएट ही तो करेंगे। अब आप इतने ज़्यादा कह सकते हैं इस चीज़ में, इस काम में सूक्ष्म हो गए हैं, इतना ज़्यादा आप अच्छा कर पा रहे हैं कि आप जो है दूसरे को इवैल्यूएट कर पा रहे हैं कि भाई ये इंसान सही काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो दिस वॉज ऑल ब्लूम्स टेक्सोनॉमी ऑफ 1956, ठीक है, ये आपको याद रखना है ना। ये रहा आपके हिंदी वाले बच्चों के लिए नोट्स, है ना, इसको आप देख लीजिएगा, याद करना, समझना, लागू करना, विश्लेषण जो भी है ये सारा का सारा आप जो है इसको समझ, वैसे मैंने हिंदी में ही आपको समझाया है, इसमें कुछ अलग आपको करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट इज़ अब हम आते हैं 1956 तो हमने कंप्लीट कर लिया, अब हम आते हैं 2001 पर, जो कि डेविड ट्रेथॉल और एंडरसन जो हैं उनके स्टूडेंट्स रहे, उन्होंने टॉपिक लाया था। अच्छा, वैसे तो मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछने वाली थी कि उनके स्टूडेंट्स का नाम बताइए कमेंट सेक्शन में, लेकिन मैंने यहाँ पे खुद ही बता दिया, पर चलिए कोई बात नहीं, आगे जो है मैं क्वेश्चंस पूछूंगी आपसे और आपको जो है कमेंट सेक्शन में उनके आंसर देनी है, ठीक है। अब जो है यहाँ पर बात करते हैं, दिस इज़ ऑफ योर 2001 थिंग, ओके, ये जो है वो 2001 की बात है, जहाँ पर ये जो है इसको चेंज करके इस तरह से लाया गया। एक बात आपको याद रखनी है कि जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ ना, जैसे मैंने आपको पढ़ाया पिछले में केसीआसी, तो आपको जो है सीक्वेंस अच्छे से याद रखना है, लोअर ऑर्डर से हायर ऑर्डर में कैसे जाना है, उस चीज़ का सीक्वेंस बहुत अच्छे से याद करना है, क्योंकि क्वेश्चंस में आपको वही पूछा जाएगा, है ना, और ज़्यादा कुछ जो है जो भी पूछा जाएगा वो मैं देख लूँगी, लेकिन ये तो आपको पक्का पूछा जाएगा कि भाई ऑर्डर बता दीजिए, कि रिमेंबर के बाद क्या आने वाला है, अंडरस्टैंड आएगा या फिर अप्लाई आएगा, ठीक है, ये चीज़ आपको देखनी है ना। तो इसका भी मैं ट्रिक आपको बता दूंगी कि किस तरह से आपको याद रखना है। दिस इज़ ऑफ योर 2001। तो यहाँ पर बात करें तो
इसको आपको कैसे याद रखना है, मैंने देखिए कैसे याद रखा था, मैं आपको अपनी ट्रिक बता देती हूँ, बाकी आप अपना देख लीजिएगा, अगर समझ आए तो ठीक है, नहीं तो यू कैन मेक योर ओन ट्रिक। ओके, तो मैंने इसको ऐसे याद रखा था, RU, ओके, ऐप, ओके, N, ओके, इसको आप N मतलब AN भी मान सकते हैं, EN भी मान सकते हैं, वॉट एवर यू थिंक। RU एपेन EC, ओके, EC तो हम पहले भी पढ़ के आए थे, है ना। अच्छा, मुझे पहले वाली की ट्रिक बताइए, ठीक है, कमेंट सेक्शन में जाके मुझे पहले वाली की ट्रिक बताइए, जो कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, है ना। क्या थी ट्रिक, शुड आई टेल यू? ओके, तो दैट वॉज केसी आसी। ओके, तो वो केसी आसी थी, दिस इज RU एपेन EC, ठीक है, इसको मैं बोलती हूँ RU एप एन EC। तो मैंने आपको एक चीज़ वहाँ पे पहले बताई थी, क्या बताई थी, कि हम ये कैसे याद रखेंगे कि यहाँ पर एप्लीकेशन आएगा कि यहाँ पर एनालिसिस आएगा, इसमें हो सकता है हम कंफ्यूज हो जाएं। तो मैंने आपको क्या ट्रिक अभी बताई, ऐप के बाद ही एन आता है, याद रखना ये चीज़, ऐप के बाद ही एन आएगा आपका, है ना, ये आपको याद रखना है। ओके, सो इस तरह से जो है हम ट्रिक जो है लगा सकते हैं यहाँ पर याद करने के लिए। तो यहाँ पर भी वही है कि अब हमने ट्रिक यहाँ पे पढ़ ली। ट्रिक आपको सबसे पहले तो याद रखनी है, दिस इज RU ऐप एन EC, ओके, EC से आप याद रखना, R से तो आपको रिमेंबर याद हो जाएगा, U से आपका अंडरस्टैंड हो जाएगा, ठीक है, ऐप से आपका एप्लीकेशन हो जाएगा, N से आपका एनालाइज हो जाएगा, और E से आपका जो है वो यहाँ पर इवैल्यूएट हो जाएगा, एंड C से आपका क्रिएट हो जाएगा। ये जो है RU एपेन EC, इसको मैं जल्दी से आपको समझा दूँ, इसका मीनिंग नहीं पूछा जाएगा, बट फिर भी मैं आपको समझा देती हूँ, ठीक है, बहुत सो दैट आपको दिक्कत ना आए इसमें। तो रिमेंबरिंग में देखिए, इसमें एक मैं आपको क्वेश्चंस के थ्रू समझाऊंगी, रिकॉग्नाइज करना है, रिकॉल फैक्ट करना है, ठीक है। मतलब आपने कोई चीज़ याद करी, तो आपने क्या उस चीज़ को, मैंने एकदम सडन जैसे आपसे पूछा कि पुरानी वाली का ट्रिक बताइए, तो क्या आप उसको आपको एकदम से याद हुई? तो यही चीज़ है कि आपको जो मैंने पहले कॉन्सेप्ट पढ़ाया, क्या आप उसको याद कर पा रहे हैं, वापस से रिकॉल कर पा रहे हैं? तो ये रिमेंबर है, अंडरस्टैंड। अच्छा, मैंने आपको इतना समझाया, क्या आपको समझ आया? ठीक है, जो भी आप क्या हो, लर्नर हो, यानी कि याद करने वाले हो, आप इनको अपने आइडियाज़ और अपने कॉन्सेप्ट्स में मेरे को वापस एक्सप्लेन कर सकते हो। तो दिस इज़ योर अंडरस्टैंड। क्या आपको, अगर देखिए आपको समझ आया होगा, तभी आप दूसरे को एक्सप्लेन करके बता सकते हैं कि भाई अंडरस्टैंड क्या होता है ना। उसके बाद नेक्स्ट आता है अप्लाई करना, जो कि हमने पहले ही पढ़ चुका है कि भाई अब मुझे समझ आ जाएगा तो मैं इसे अप्लाई भी कर सकूंगी, है ना। अगर मुझे बेसिक मैथमेटिक्स आती होगी तो मैं कैलकुलेट भी कर पाऊंगी, मल्टीप्लाई भी कर पाऊंगी, ऐड भी कर पाऊंगी, एंड जो बेसिक चीज़ें होती हैं वो मैं कर पाऊंगी, क्योंकि मैंने सीख रखी हैं, तो मैंने इसका एप्लीकेशन भी कर दिया। क्या मैं इसे एनालाइज कर पा रही हूँ? मैंने अगर ऐड ऑन कर दिया तो मैं क्या समझ पा रही हूँ कि मैंने सही किया है कि गलत किया है, मैं इसका एनालिसिस कर पा रही हूँ। तो ये चीज़ है। लास्ट आता है मतलब लास्ट सेकेंड आता है इवैल्यूएट करना। इवैल्यूएट में पूछ रहा है कि बता रहा है कि आपको कि जो लर्नर है, ठीक है, वो जस्टिफाई कर पा रहा है अपने स्टैंड को, ठीक है। मतलब इवैल्यूएशन तो मैंने आपको पहले ही बताया कि जज करना, ठीक है, मतलब कोई भी जो टीचर है वो क्या करते हैं, आपके आंसर शीट्स को जज ही कर रहे हैं ना बैठ के, दे आर इवैल्यूएटिंग। तो क्या वो जज कर पा रहे हैं? आप इतना एनालाइज कर लिया, अप्लाई कर लिया, सब कर लिया, तो क्या इवैल्यूएट कर पा रहा है खुद को कि भाई मेरी गलती यहाँ है, मेरे को इस पर काम करना चाहिए, या जो सामने वाला है जिसको मैं जिसका इवैल्यूएशन हो रहा है, तो वो किस चीज़ पर गलत है, कहाँ सही है, वो आपको कर पा रहे हो। तो ये चीज़ इवैल्यूएट हो गई। एंड द लास्ट वन इज क्रिएट। अब जो है क्रिएट वाले लेवल पे तो वही पहुंचेगा जो भाई यहाँ सारे लेवल जो है वो पार कर चुका होगा। हैव टू रिमेंबर, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम यहाँ पर, ये आपका हिंदी में आ गया, ठीक है, आप ये देख लीजिएगा, है ना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिस तरह से आपको सही लगे, है ना। नेक्स्ट आते हैं हम, दिस इज़ योर अफेक्टिव डोमेन, है ना। अफेक्टिव डोमेन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो है इट इज़ डिवाइडेड इनटू 1, 2, 3 and 4 and 5. Okay, so this is divided into 5 parts, ठीक है। मैंने आपको अफेक्टिव डोमेन की एक बात बताई थी, क्या बताई थी? कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं कि ये आपके कौन से जो है किस चीज़ से आपसे रिलेटेड होता है। तो अगर आप रिकॉल कर पा रहे हैं वापस से, तो वो आंसर है आपका क्या, फीलिंग्स, है ना। ये जो है वो फीलिंग्स पे काम करता है, दिस वर्क्स ऑन फीलिंग्स, दैट इज अफेक्टिव डोमेन वर्क्स ऑन फीलिंग्स, है ना। तो ये चीज़ है। तो सबसे पहले आप इसमें आता है रिसीविंग, ठीक है, रिसीव करना, देन वी हैव रिस्पॉन्ड करना, देन वी हैव वैल्यू करना, ऑर्गेनाइज करना एंड कैरेक्टराइजेशन, ठीक है। तो रिसीविंग का मतलब होता है विलिंग टू बी अवेयर ऑफ द सेटिंग और सिचुएशन, ठीक है, गिव्स अटेंशन बाय चॉइस, ओपन टू दी एक्सपीरियंस, ठीक है। तो इसका मतलब क्या बताना चाह रही हूँ मैं, कि जो क्या लर्नर जो है यानी कि याद करने वाला है, वो क्या अटेंशन, मतलब किसी चीज़ को जो मैं समझा रही हूँ, क्या उस चीज़ को रिसीव कर पा रहा है, क्या उस पर अटेंशन दे पा रहा है, और उसको रिस्पेक्टफुली समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है। तो ये हो गया रिसीविंग। जो भी मैंने आपको समझाया, क्या आपने समझा?
उसको रिस्पेक्टफुली समझा, उसको होता है ना आपने दिमाग में लिया कि नहीं लिया आपने। तो अगर आपने समझ पाया उस चीज़ को, आपके दिमाग में फिट हुई ये चीज़, तो आपने रिसीव कर लिया, ठीक है। तो आप फर्स्ट स्टेप जो है क्लियर कर चुके हैं यहाँ पर। रिस्पॉन्ड, तो जैसा कि मैं आपसे बार बार कह रही हूँ कि आप कमेंट सेक्शन में बताइए, मुझे ट्रिक्स बताइए। चलिए अब अभी जाइए और अभी जो है वहाँ पे कमेंट कीजिए एक एक की ट्रिक, है ना। कॉग्निटिव डोमेन की 2 पार्ट्स हैं, ठीक है, जो कि 1956 एंड 2001 दोनों की आप जो है अभी जाकर वहाँ पर इसकी ट्रिक बताइए। अच्छा, इसकी ट्रिक जो है थर्ड वाले की यानी कि अफेक्टिव डोमेन की, इसकी अभी बतानी बाकी है, तो मैं अभी भी बताऊंगी आपको ये भी। तो आप रिस्पॉन्ड कीजिए। तो दिस इज योर रिस्पॉन्ड वाला पॉइंट कि लर्नर जो है वो एक्टिवली रिस्पॉन्ड कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा। आप पार्टिसिपेट करेंगे तो यू आर सक्सेसफुली क्लियरिंग योर सेकेंड पार्ट ऑल्सो, ठीक है। वैल्यूइंग, व्हाट इज दिस, ठीक है, ये आपके बिहेवियर, आपके आइडिया, ठीक है, आपकी सिचुएशन, ठीक है, क्या आप जो भी आपका मेरा बिहेवियर है, क्या मेरी जो भी आइडियाज़ हैं, पर्सन है, सिचुएशन जो भी है, ठीक है, आप उसको वैल्यू कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे। दैट इज़ योर थर्ड पॉइंट कि आप इसकी इज्जत कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, उसको समझ पा रहे हैं नहीं समझ पा रहे हैं। दैट इज़ योर थर्ड पॉइंट, ठीक है। मतलब आपको कमिटमेंट है आपकी तरफ से कि नहीं है कि हाँ भाई पढ़ना है मुझे इस चीज़ को, क्योंकि आप अच्छा समझा रही हैं तो आपसे इस चीज़ का मैं वैल्यू करती हूँ, ऐसा करता हूँ जो भी है, ठीक है। तो दिस इज समथिंग थर्ड पॉइंट सेज, ओके। ऑर्गेनाइज करना, आप प्रायोरिटाइज वैल्यूज एंड रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन देम, ठीक है। तो वैल्यूज और रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है, तो ऑर्गेनाइज कर पा रहे हैं चीज़ें, समझ मतलब वैल्यू बिकम सिस्टमैटिक, ठीक है, आपकी जो है उस चीज़ को सिस्टमैटिकली देख पा रहे हैं कि नहीं देख पा रहे हैं, और मतलब प्रायोरिटाइज कर पा रहे नहीं कर पा रहे, वो चीज़ है ना। इसमें आता है ऑर्गेनाइज करने में प्रायोरिटाइज, ठीक है, करना, चूजेस टू कमिट टू सर्टेन वैल्यूज एंड बिहेवियर्स, ठीक है। तो इस तरह से है। लास्ट इज योर कैरेक्टराइजेशन। व्हाट इज कैरेक्टराइजेशन, तो ये जो है कंसिस्टेंटली आप जो है इंटरनल बिलीफ पे काम कर रहे हैं, उस पर काम करता है। वैल्यू सिस्टम जो है आपका वो इंटरनलाइज्ड है एंड कंट्रोल्स बिहेवियर, ठीक है। तो दिस जो है कैरेक्टराइजेशन मतलब क्या होता है, वैल्यू सिस्टम जो है वो आपका अंदर से है और उसी से आप कंट्रोल होते हैं, ठीक है। तो आप जो है उस चीज़ को क्या कैरेक्टर दे पा रहे हैं, है ना। जो भी आपका बिलीफ सिस्टम है मान लीजिए, ठीक है, तो वो किस तरह का कैरेक्टर है, दैट इज़ योर कैरेक्टराइजेशन, ठीक है। तो आई होप ये जो अफेक्टिव डोमेन है वो भी आपको समझ आया होगा। लेकिन मैं आपको पेपर के लिए इंपॉर्टेंट चीज़ बता दूं कि इतना आपको इसका जो है पूरा कह सकते हैं मतलब पूरा पूरी कहानी नहीं पता होनी चाहिए। जो भी आपने अभी समझी, आपको सिंपल सी बात पता होनी चाहिए जो हमने पढ़नी है यहाँ पर। इसमें मैंने इस तरह से इसको याद रखा था आर आर वोक, ठीक है, इस तरह से मैंने इसको याद रखा था आर आर वोक, ठीक है। आर से आपका रिसीविंग हो गया, देन वी हैव रिस्पॉन्डिंग, देन वी हैव वैल्यूइंग, ओ से ऑर्गेनाइजिंग हो गया, सी से कैरेक्टराइजेशन हो गया, ठीक है। इनका मतलब आपको समझ आया तो डू कमेंट डाउन इसका भी ट्रिक, ठीक है। ये आपका हिंदी में आ गया, जो हिंदी वाले बच्चे हैं उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना। नेक्स्ट लास्ट इज साइकोमोटर डोमेन। ये आपके आ जाते हैं किस फॉर्म में, ये आपकी बॉडी जो काम करती है उस तरह से, है ना, आप किस तरह से एक्ट करते हैं वो चीज़ है ना। तो सबसे पहला पॉइंट आता है आपका इमिटिएशन, है ना। इमिटिएशन का मतलब क्या होता है, जो भी मैंने आपको पढ़ाया, ठीक है, मान लीजिए एक एक्ट है जिसमें ना एक्टिंग करनी है ना। उसमें आपको जो सामने वाला सिखाने वाला है उसने आपको सिखा दिया कि अच्छा यू हैव टू एक्ट इन दिस वे, इन दिस सर्टेन वे, ठीक है। तो क्या आप उसको इमिटेट कर पा रहे हैं, क्या उसको वापस से कॉपी कर पा रहे हैं। तो ये जो है वो तो सीधा इमिटेशन का मतलब ही होता है कॉपी करना किसी को, ठीक है। तो आपने पढ़ तो लिया, तो क्या आप उसको कॉपी कर पा रहे हैं, क्या आप अगर आपने समझा होगा तभी आप कॉपी कर पाएंगे, है ना। सेकेंड वन इज मैनिपुलेशन। मैनिपुलेशन का वैसे तो मतलब होता है हेर फेर करना। क्या स्टूडेंट जो है वो परफॉर्म कर पा रहा है सर्टेन एक्शन फ्रॉम मेमोरी या फिर सेट ऑफ डायरेक्शन, ठीक है। मतलब एक होता है ना आपकी जो मेमोरी में है आपने उससे किया, या फिर कुछ आपको समझ आया सामने वाले से, उसमें से आपने कुछ थोड़ा अपना दिमाग लगाया और दूसरी चीज़ आपने रिप्रेजेंट करी। मतलब सीखी आपने सीखा था 1, लेकिन आपने जो रिप्रेजेंट किया वो 1+1 कर दिया, है ना। तो ये आपने मैनिपुलेट कर दिया यहाँ पे चीज़ों को, इस तरह से आपने काम किया यहाँ पर, है ना। तो ये होता है मैनिपुलेशन। नेक्स्ट वन इज प्रिसीजन। प्रिसीजन का मतलब होता है, देखिए प्रिसीजन का सिंपल सा मतलब होता है कि क्या जो स्टूडेंट है वो स्किल के साथ और सही तरीके से उस चीज़ को कर पा रहा है विदाउट असिस्टेंस, यानी कि उसको असिस्टेंस की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर, किसी टीचर ने उसको कुछ नहीं समझाना। अब वो उस चीज़ को अप्लाई कर पा रहा है एकदम एक्यूरेसी के साथ, है ना, एकदम 100% सही तरीके से अप्लाई कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। दिस इज योर प्रिसीजन। लास्ट सेकेंड वन इज योर आर्टिकुलेशन। आर्टिकुलेशन का मतलब होता है सिंपल कि जो स्टूडेंट है वो कोऑर्डिनेट कर पा रहा है एंड
उस चीज जो एक्शंस हैं उसको उनको अडाप्ट कर पा रहा है और उसको कंसिस्टेंसी और नोवेलिटी के साथ जो है वो वापस से उसको रिप्रेजेंट कर पा रहा है। तो जो स्टूडेंट है, कैन द स्टूडेंट कोऑर्डिनेट एंड अडेप्ट एक्शंस फॉर कंसिस्टेंसी एंड नोवेलिटी, ये जो है वो आर्टिकुलेशन में आपका आता है। लास्ट वन इज योर नेचुरलाइजेशन। नेचुरलाइजेशन की अगर हम बात करें, जो स्टूडेंट है क्या परफॉर्म कर पा रहा है फ्रॉम मेमोरी विदाउट मच थॉट। यानी कि नेचुरलाइजेशन का मतलब ये होता है, देखिए अगर आपने कोई चीज़ समझी है ना, तो आपने अच्छी तरीके से जब आपको समझ आ जाती है ना, तो आप ज़्यादा उस पर थॉट नहीं देते। अगर आपको मैंने बोला कि आप 5 मिनट का स्पीच दीजिए जो भी आपने अभी तक समझा, तो अगर आपको समझ आएगा तो आप 5 मिनट क्या, आप 10 मिनट भी बोल लेंगे आराम से विदाउट एनी थॉट, ठीक है, क्योंकि आपको समझ इतनी अच्छी तरीके से आया। तो जहाँ पर आपने विदाउट एनी थॉट इतनी अच्छी तरीके से समझा और उस चीज़ को रिप्रेजेंट कर दिया, तो वो आपके नेचुरलाइजेशन में आ जाता है, ठीक है। तो दिस वॉज योर साइकोमोटर डोमेन, ठीक है। ये बच्चे जो हैं स्क्रीनशॉट ले लें यहाँ पर, and after the screenshot you have successfully completed your first part, ठीक है, of first chapter टीचिंग एप्टीट्यूड। टीचिंग एप्टीट्यूड जो है वो आपकी यूनिट 1 है, उसका पहला टॉपिक ब्लूम्स टेक्सोनॉमी हमने सक्सेसफुली क्लियर कर लिया है, ठीक है। अगर हम थोड़ा सा मैं आपको इस तरह से समझा चुकी हूँ, है ना। अगर मैं थोड़ा सा अगर इस साइकोमोटर डोमेन में एक और चीज़ आपको मैं एड ऑन यहाँ पे कर दूँ कि जो साइकोमोटर डोमेन है ना, वो आपके एक्शंस पे ज़्यादा आता है, ठीक है। यहाँ पर कुछ वर्ब्स अगर मैं बताऊँ, जो क्रिया जो होती है ना, उस पर काम करता है ये, ठीक है। आपने अगर वर्ब्स पढ़े होंगे, क्रिया पढ़े होंगे, उस पर काम करता है। फिजिकल मूवमेंट्स पे काम करता है, आपके मोटर स्किल्स, कोऑर्डिनेशन, परफॉर्मेंस, ठीक है, इन सब पे जो है वो काम करता है। स्पीड पे आपके प्रिसीजन, प्रोसीडर, टेक्निक, ठीक है। स्किल रेंज जो है वो सिंपल मोटर स्किल्स टू कॉम्प्लेक्स है, इस तरह से काम करता है। एक चीज़ जो मैं आपको बताना भूल गई यहाँ पर, दैट इज़ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, क्या है वो, ट्रिक है हमारी, है ना, जो कि आपको एग्जाम में मिलने वाली है ना, क्वेश्चंस मिलेंगे एक्चुअल में एग्जाम में, है ना। तो इसकी ट्रिक क्या है, दिस इज आई एम पैन, ओके। ये सबसे ज़्यादा आसान है मुझे लगता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। आई से हो गया आपका इमिटेशन, एम से मैनिपुलेशन, पी से प्रेसिजन, ए से आर्टिकुलेशन एंड एन फॉर नेचुरलाइजेशन। दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड एंड ये आपका टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो दिस इज योर साइकोमोटर डोमेन, दिस इज योर ब्लूम्स टेक्सोनॉमी। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस वीडियो एंड do like, share and subscribe this channel first of all, and the second thing that you have to do is, जो कि मैं आपको बता चुकी हूँ, ठीक है। सेकंड चीज़ कुछ नहीं है यार, कमेंट सेक्शन में जाइए, बताइए वहाँ पर आपको क्या समझ आया, अच्छा लगा नहीं लगा, ठीक है, आपका क्या फीडबैक है, आप अपने जो थॉट्स हैं वहाँ पर शेयर कर सकते हैं आके, ठीक है। एंड डू अगर आप इसको फॉलो कर रहे हैं तो आप बताइएगा ज़रूर, है ना, और इसको फॉलो करिए सीरीज़ को, ताकि जो है वो आपका JRF में है ना ज़्यादा दूरी ना बचे और आप इस बार जो है JRF है वो ज़रूर ग्रैब कर पाएँ। साथ साथ आप जो है टेलीग्राम, इंस्टाग्राम जो है वो भी ज्वाइन कर ले, इसमें भी आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस मिल जाएगी। आपका जो सिलेबस है कहीं से भी ख़त्म, लाइक यू नो, कहीं से भी सिलेबस जो है वो रह नहीं जाएगा मेरे ख्याल से, है ना। तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड what, do comment, okay। Thank you so much।